स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आप एक वैकेंसी के बारे में सुन रहे होंगे, AEDO। ये नाम आपको शायद पता भी होगा। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स इस पे वीडियो बना चुके थे, लेकिन उस पर कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया था। वो सिर्फ अपना प्रेडिक्शन बता रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि मतलब इतनी वैकेंसीज आएंगी, ये आएंगे, वो आएंगे, मतलब। लेकिन अब जो है, अब आपको नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, और उसी AEDO के वैकेंसी के बारे में जो BPSC के द्वारा ली जा रही है, हम उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को आवेदन करने से पहले आप पूरा ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही जाके आवेदन कीजिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, जितने भी आपके कलीग हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेरे इस वीडियो को देखें और आपके काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उनके किसी काम का हो, तो आप उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे। इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे, कुल पदों की संख्या से लेकर के लास्ट में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने तक की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम विज्ञापन संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, इसलिए कि आजकल कुछ फर्जी विज्ञापन भी आपको मार्केट में आ जाते हैं, वेबसाइट में आ जाते हैं। तो इसीलिए विज्ञापन संख्या नोट कीजिए, 87/2025 है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये बहाली आई है, और पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ध्यान रखिएगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी इस पद का नाम है, यानी AEDO शॉर्ट में इसको बोला जाएगा। ठीक है, और इसके पदों की संख्या अगर हम बात करें, कुल पदों की संख्या 935 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 935 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, और इन्हीं पदों पे आपको फाइट करना है। ठीक है, 935, जिसमें कि हम कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें इसमें, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 334, उसके बाद EWS, जैसे कि अनारक्षित में ही जो UR में EWS के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 93, अनुसूचित जाति के लिए इसमें 150 यानी 150, अनुसूचित जनजाति को 1% अनुसूचित जनजाति को मिलता है, तो 935 का 1% लमसम 10 हुआ। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत जो आते हैं, उनके लिए 168, और 112 पिछड़ा वर्ग के लिए जो BC हैं। बिहार में OBC को भी कैटेगराइज कर दिया गया है EBC और BC में। तो BC में जैसे कि बैकवर्ड कास्ट के जो वर्ग हैं, उनके लिए 112, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं यानी बैकवर्ड कास्ट की जो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 28 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावे ये तो आपका टोटल पोस्ट 935 है। इसके अलावे 35% जो आरक्षण की बात हुई है, उसके क्षैतिज आरक्षण का जो घटाने के बाद वो पोस्ट 319 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो बिहार की महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण दिया गया था, तो उनको जो है 319 सीट ये रहेंगे। उसके अलावा आप सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2596 दिनांक 18/2/2016 में जो पारित हुआ था, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी, तो उनके लिए 2% आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। तो 19 पद उनके लिए आरक्षित हैं। अगर आप भी स्वतंत्रता सेनानी के कुछ रिलेटिव हैं, पोता पोती या कुछ है, तो आप इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें, इसमें वेतनमान सबसे मायने रखता है। तो वेतनमान आपका प्रारंभिक वेतन का स्तर जो होगा 5 होगा,
और मूल वेतन आपका 29,200 रुपये होगा। इसमें जो भी आपको HRA, उसके बाद DA और मेडिकल्स वगैरह जो भी होंगे वो सब जोड़ने के बाद आपको मोटा मोटी ये वेतन मतलब अच्छा खासा हो जाता है। तो आपको बता दें एक बार कि ये वेतन स्तर इसका 5 होगा और 29,200 मूल वेतन होगा, और बाकी उसमें ससमय जो जो चीज़ें दी जाती हैं वो आपका परिवर्तनीय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, मतलब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके इक्विवेलेंट यानी समकक्ष आपका डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्ट्रीम से आपको ये समकक्ष डिग्री चाहिए या स्नातक चाहिए। उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो पीछे आपका 1 अगस्त 2025 बीत गया है, तो 1 अगस्त 2025 जो आपका कैलकुलेट होगा और उस दिन आपका 21 वर्ष अधिकतम मिनिमम आयु होना चाहिए और अधिकतम आयु 37 वर्ष। ये अनारक्षित श्रेणी के लोगों के लिए है, जिसमें कि आप OBC को 3 इयर्स ऐड कर लीजिए। अगर आप OBC से रिलेटेड है तो आपको 40 ईयर, और अगर ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो उसमें आपका 5 वर्ष ऐड कर लीजिए तो वो 42 ईयर्स। बाकी और भी जो कैलकुलेशन होगा वो विभाग के द्वारा कर लिए जाएंगे, उसमें आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि एक और मूल चीज़ है कि बिहार गवर्नमेंट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट उम्र में दी जाएगी। ठीक है, 5 वर्षों की छूट आपको उम्र में दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं तो आयु सीमा में आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी गवर्नमेंट का जॉब है उसका प्रमाण पत्र आपको जो है NOC वगैरह ये जमा करना होगा, उसके बाद ही आप 5 वर्ष का जो ये है उसमें भाग ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है चयन प्रक्रिया। मतलब इसमें चयन प्रक्रिया कैसा होगा, मतलब कैसे कैंडिडेट को चयनित किया जाएगा। तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसा अभी देखिए, इसमें कुछ मुख्य परीक्षा की बात नहीं हो रही है। जैसे आपका शिक्षक की बहाली होती थी, एक बार BPSC परीक्षा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप पास आउट कर लिए, उसके बाद आपका उसमें तो साक्षात्कार नहीं था, इसमें भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ऐसी बात सुनने में आ रही है। अभी तक तो इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जामिनेशन होगा, जिसको कि आप वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक प्रश्न सही जो भी है उसको चुनना है। तो ऐसी परीक्षा होगी। और आपको बता दें कि 40% पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को और 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, 34% अनुसूचित जाति एवं जनजाति को, महिलाओं को, और 72% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि इस परीक्षा में जो लिखित परीक्षा में आप शामिल होंगे उसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ये मतलब क्वालिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स तो इसमें बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब इसमें B.Ed या कुछ अनुभव मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो चूँकि सिंपल डायरेक्ट वैकेंसी है, कोई विभागीय आपको अनुभव की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पे फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरेंगे। और 935 मात्र सीट हैं, उसमें फ़ाइट तो बहुत ज़्यादा है, कड़ी टक्कर होगी और कट ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें कि UR के लिए 40%
और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जैसे बीसी के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं निःशक्त जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 32% क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स जो है कुछ और भी हो सकता है। ये तो आपका अर्हतांक है, अर्हता प्राप्त करने के लिए ये अंक आपको प्राप्त करने होंगे। चलिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। सिलेबस थोड़े सा आपको बता दें कि सामान्य भाषा जैसे लैंग्वेज का होगा। भाग 1 में आपको सामान्य अंग्रेजी 30 अंकों का होगा। भाग 2 में आपको सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमको लगता है कि क्वालिफाइंग राउंड का होगा। ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 30 प्रश्न होंगे आपको भाग 1 में अंग्रेजी से और 70 प्रश्न होंगे हिंदी से। इसमें आपको मेरे को लगता है क्वालिफाई करना होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 2 घंटा इसमें आपको ये दिए जाएंगे अवधि आपको। क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स इसमें 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज होगा। ध्यान रखिएगा, आपको 30% मार्क्स आपको दोनों लैंग्वेज में होने चाहिए। आप इसको 100 में 30% दोनों में होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको कैलकुलेट करके देख लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 70 का है हिंदी तो आपको 21 अंक होना चाहिए। अगर 30 का है अंग्रेजी तो आपको 9 अंक, यानी कि मोटा मोटी 30% आपको आना चाहिए। लेकिन दोनों में से आपको 30% क्वालिफाइंग होना चाहिए। सामान्य अध्ययन का 100 अंक होगा 2 घंटे का, ये भी 100 अंकों का होगा। सामान्य योग्यता ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी 100 अंकों का होगा 2 घंटे का। इसमें आपको 100 अंक लाने होंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पे कट ऑफ मार्क्स कम भी हो सकता है। संख्या के अनुसार तो कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा जाएगा, लेकिन चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि डर के मारे फॉर्म नहीं भरें। हालांकि फॉर्म तो सबको भरना चाहिए, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि सामान्य भाषा जैसे सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन बताया था, अनुमान बताया था आपको। आगे इसमें लिखा भी है नोटिफिकेशन में कि सामान्य भाषा यानी जो अंग्रेजी हिंदी के एग्जामिनेशन होंगे वो क्वालिफाइंग राउंड के होंगे। उसका आपका मेरिट लिस्ट में कोई भी योगदान नहीं होगा, लेकिन इसमें 30% अंक प्राप्त करना ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मैंने आपको पीछे बताया भाई कि 30% दोनों में आपका आना चाहिए, तभी जा करके आपका बाकी का पेपर मूल्यांकित होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें फेल कर गए, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए और आगे आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं, मतलब आगे आपका मेधा सूची में नाम आएगा। सामान्य अंग्रेजी स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और विशेष सिलेबस जो है आपको मैं नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, PDF वगैरह, और ये वेबसाइट पे जा कर के भी आप उसको डिटेल सिलेबस देख सकते हो कि कौन सा मतलब प्रश्न आपको किस लेवल का होगा। वो डिटेल सिलेबस आपको तो बहुत सारे गाइड्स भी मिल जाएंगे और उस गाइड्स में सारा मतलब सिलेबस भी प्रोवाइड किया जाता है। गाइड्स तो आपको लेने ही होंगे। अब हम एक और बात करते हैं, आरक्षण यानी रिजर्वेशन पे बात करते हैं। तो रिजर्वेशंस में आपको बता दें कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अगर आप फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। तो डोमिसाइल चूँकि लागू कर दिया गया है, आपको तो पता ही है, तो आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। बाहरी लोगों को यूआर में रखा जाएगा, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा चीज, आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए, इससे तो जाहिर होता है कि आपको महिलाएं जो हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, विवाहित जो भी महिलाएं हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र जो इशू होगा, तो वो जाति प्रमाण पत्र भी आपके मैके के पते का होना चाहिए और अस्थाई निवास का पता, ये प्रमाण पत्र भी आपके मैके का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रमाण पत्र आपका मैके का ही होना चाहिए, तभी जाकर के आपको वहाँ का ये आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों आपके अस्थाई निवास यानी वहाँ से बना होना चाहिए जहाँ से आप आरक्षण का दावा मैके से आपको मिलेगा। तो मैके से ही जाति और निवास दोनों बना होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। दूसरा चीज़, ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कृमि रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ओबीसी अगर आप हैं तो आपको एनसीएल जमा करना होगा, न कि आपको केवल कास्ट सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, आपको एनसीएल जमा करना होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने निवास अस्थाई निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी यानी आरओ जिसको बोलते हैं, या अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसी तरह से आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। लास्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें आप कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ का भी चलेगा, जाति वहाँ का चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। निवास प्रमाण पत्र और जाति दोनों आपका होना चाहिए, ये आपके अस्थाई निवास यानी आपके पिता के पते पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद हम एक ईडब्ल्यूएस के बारे में भी आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस का जो नियम है, जाति प्रमाण पत्र इसको लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको जो है आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं, तो इसमें लिखा है कि विवाहित महिलाओं के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रही हैं महिलाएं, विवाहित महिलाएं जो हैं, तो उनका, क्योंकि अब वो पति के साथ रह रही हैं, तो पति के साथ रह रही हैं तो उनका जो ईडब्ल्यूएस इशू होगा वो अंचल अधिकारी से यानी आपका जो है आरओ से जो होगा ईडब्ल्यूएस निर्गत, तो वो पति के पते पे होना चाहिए, ठीक है। उनका ही सारा संपत्ति वगैरह का डिटेल आपके उस प्रमाण पत्र में होना चाहिए। परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में फ़ाइट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपके पति के पते से होना चाहिए, लेकिन आपका जो स्थायी पता का जो निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके मूल निवास से होना चाहिए ईडब्ल्यूएस की स्थिति में भी। इसलिए
कि आपको आरक्षण का लाभ दिया जा सके, क्योंकि बिहार के मूल निवासी महिलाओं को ही बिहार आरक्षण का लाभ 35% मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए EWS का आपके पति के पते से और जो निवास प्रमाण पत्र है आपके पिता के पते से होना चाहिए, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो ध्यान रखिएगा। और ये सारे चीज़ आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में आजकल तो BPSC के द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो प्रमाण पत्र है, जैसे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये सब आपको लेना होगा। अब अभी तो फॉर्म निकलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना साइज़ वगैरह सब कुछ मतलब लिया जाना है और कैसे कैसे अपलोड करना है। लेकिन मैट्रिक से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक, उसके बाद अगर जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दुरुस्त कर लीजिएगा और दुरुस्त करने के बाद आप फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्वतंत्रता सेनानी या हैंडीकैप्ड हैं या सेना में काम आपने किया है तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे दस्तावेज आपको अपलोड भी करने हैं और आपको जब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने होंगे। चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका जो दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं तो वो दस्तावेज आपको DV में प्रोड्यूस करना है, कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो पुराने कैंडिडेट हैं जो कभी फॉर्म भरे हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बता दें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए होंगे फॉर्म भरते समय, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे वहाँ पे जब आप DV में जाएंगे। तो अंतर कुछ नहीं होना चाहिए। शुल्क के बारे में बता दें हम आपको, तो शुल्क तो पहले ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि ये संकल्प संख्या 15,568 दिनांक 21/8/2025 को नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया था, उसके ये 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के समय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था उसके तत्वाधान में ये ज्ञापांक संख्या 15,568 दिनांक 21/8/2025 से प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया शुल्क देना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को 100 रुपये से ज़्यादा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है, मतलब आधार किसी का नहीं बना है, तो उनको 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में अलग से जमा करना पड़ेगा। सबसे मूल चीज़ बता दें कि आवेदन की तिथि जो है वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 अगस्त 2025 है और लास्ट डेट है 28 सितंबर 2025। आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करेंगे और आप बीच में कहीं समय निकाल के आप इस फॉर्म को भर देंगे। कोई भी हार्ड कॉपी निकलने के बाद आपको हार्ड कॉपी कोई सेंड नहीं करना आयोग को, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है और आपको मैं फॉर्म भरने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे गूगल में आप जाकर के BPSC टाइप करेंगे तो वैसे आपका लिंक bpsc.bihar.gov.in जो कि बदल चुका है, ये आपको आसानी से आपका आवेदन हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप पहले से OTR कराए हुए हैं तो आपको OTR कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे यहाँ बिहार में BPSC ने भी OTR कंटिन्यू कर दिया है बहुत पहले से ही। यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराया है वो उनको OTR कराना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। bpsconline.gov.in पे जा करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जितने भी BPSC के फॉर्म हैं आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक वीडियो मैं और आपको बनाऊंगा जब ये फॉर्म निकल जाएगा विस्तृत रूप से, तो आपको मैं पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे इस फॉर्म को आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक पे ही जाके आपको फॉर्म, हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि आप फॉर्म खुद से अगर आपको भरने आता है तो भरें, नहीं तो साइबर कैफ़े में जो कॉम्पिटेंट हैं उनसे ही ये फॉर्म को भरवाएं, वो सारा चीज़ आपको भर करके ये दे देंगे। और दूसरी चीज़,
इस फॉर्म को भरने के लिए आपको उपस्थित रहना ज़रूरी है। आप कहीं से रह के फॉर्म नहीं भरा सकते हैं, क्योंकि इसमें वेब कैम से आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाता है। इसीलिए स्पष्ट फोटोग्राफ लेने के लिए जहाँ भी फॉर्म भराने जाएं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे उनके पास एक बढ़िया वेब कैम भी हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे। हमारी तरफ से आपको इस वैकेंसी के लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।